नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप लोगों के लिए जो है हम साइंस की वीडियो लेके आ गए हैं। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे कि सर हमें जो है साइंस की वीडियो चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है गेस्ट पेपर चाहिए, यानी कि मॉडल पेपर चाहिए हमें। तो मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। तो आप अब जो है खुश है एकदम, आप खुश हो रहे हैं एकदम? फटाफट से कमेंट कर दो, अब खुश हो या नहीं हो, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से कमेंट करके कि कुल खुश हो आप। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट, एकदम हैप्पी हो। अब मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। आपके लिए मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों। चलिए अब शुरू करेंगे हम मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन है आप लोग दोस्तों, आपको आंसर भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे मत सोचना कि सर इसमें तो आंसर भी दिखाई दे रहा है, तो आप उसकी चिंता मत करो। आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है ना। आपको आंसर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है। और ये पीडीएफ भी यदि आपको लेनी है तो मैं कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के बीच में दे दूँगा कहीं, ठीक है ना। इस वीडियो के बीच में मैं आपको जानकारी दे दूँगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। साइंस वालों की बात कर रहा हूँ ओनली पीडीएफ, ठीक है। तो देखिएगा, कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो बताइए, कोलेकेल्सीफेरोल का रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? बताइएगा। कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी जो है कहा जाता है, कोलेकेल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो है खिड़की बनाने में उपयोग लिया जाता है, तो ये आपको देखना है। बुलेट प्रूफ जो है खिड़की बनाने में उपयोग लिया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पॉलीकार्बोनेट। किसका उपयोग लिया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर ट्रोकार कैन्यूला, बताइए ट्रोकार कैन्यूला किस रोग से संबंधित है? आप लोगों के लिए दो मॉडल पेपर मिलेंगे आज और कल। ट्रोकार ट्रोकार कैन्यूला किस रोग से संबंधित है? तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे टिम्पेनाइटिस। क्या हो जाएगा? टिम्पेनाइटिस आफरा से। किससे संबंधित है दोस्तों? ये टिम्पेनाइटिस आफरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्पेनाइटिस आफरा एक रोग है, तो आपको ये बताना है कि जो टिम्पेनाइटिस जो है आफरा एक रोग है, तो ये रोग क्या है? आहार जनित रोग है। किस टाइप का रोग है? आहार जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्न में से कौन सा रसायन है जो साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट को जो है साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो आप लोगों को बताएं रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। किस टाइप का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त किस टाइप का है? संयोजी उत्तक है। स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है, जो स्वादेंद्रियां होती है उनका मुख्य अंग क्या है? स्वादेंद्रियों का जो मुख्य अंग है वह जीभ है। क्या है? स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग कौन सा है? जीभ, आपकी जिह्वा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे? पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का आप लोगों को पता है मुख्य स्रोत जो है सूर्य की रोशनी है। आप जो है सूर्य में बैठ के जो है विटामिन डी ले सकते हैं, ठीक है। सन विटामिन, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेन क्या है? आपको बताना है कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन एक प्रकार का क्या है? पेशियों का फटना या खिंचाव। स्ट्रेस नहीं दोस्तों, स्ट्रेस तो दिमाग में जो आता है वो होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी?
स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है पेशियों का फटना या खिंचाव। स्ट्रेन पेशियों अथवा टेंडन का जो है बंधकों का खिंचाव या टूटना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए कथन और कारक वाला क्वेश्चन बताया गया है, आप लोगों को ये बताना है। तो कथन क्या है? कथन है ए, रोगी वाहक के सामने सामान्यतः अक्षरे को इस प्रकार एम्बुलेंस के रूप में लिखा जाता है। कारण दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्वीय उपकरण होता है। तो आपको बताना है क्या मामला है यहाँ पर। तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, सिर को ऊपर जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ये श्रोणि संधि का। किसका? श्रोणि संधि यानी कि पेल्विक जॉइंट का। श्रोणि संधि यानी कि पेल्विक जॉइंट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, 1 ग्राम प्रोटीन किसके बराबर होता है? 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है 4 कैलोरी के। कितनी कैलोरी के बराबर होता है? 4 कैलोरी के बराबर होता है। एक प्रोटीन बराबर होता है 4 कैलोरी के। मरकरी का गुणांक है, तो मरकरी का गुणांक क्या है? मरकरी का गुणांक होगा mmHg। क्या होगा? मिलीग्राम एच mm मिलीमीटर Hg, ठीक है, mmHg। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले प्राथमिक प्रदूषक है। वाहनों से निकलने वाले जो प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं? तो हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। वाहनों से जो धुआं निकलता है उसे प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का जलना उत्पन्न करता है। तो प्लास्टिक का जलना, यदि प्लास्टिक को आप जला रहे हो तो क्या उत्पन्न करता है? इसलिए तो हमारे इंडिया में बार बार प्लास्टिक को बैन कर दिया जाता है, फिर वो अभी खुल जाता है। तो क्या हो जाएगा? इससे क्या निकलता है? SO2, CO2, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल। कौन कौन निकलते हैं? SO2, CO2, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल निकलता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर से मूत्र स्त्राव की मात्रा बढ़ जाने को कहा जाता है। तो शरीर से मूत्र स्त्राव की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? मूत्रलता अथवा डायरोसिस। क्या कहते हैं? मूत्रलता तथा डायरोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मूत्रलता तथा डायरोसिस मूत्र स्त्राव की अधिक मात्रा मूत्रलता कहलाती है। मूत्र ज़्यादा आ रहा है, आपके पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो उसे मूत्रलता कहेंगे। इससे होने पर उच्च रक्तचाप हो सकता है। इसका होने से क्या होता है? उच्च रक्तचाप हो सकता है। ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ADH हार्मोन के कारण होती है। मूत्रवर्धक या डायूरेटिक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाएं, यानी अर्थात यूरिया, यूक्रोज, चाय, कॉफ़ी, मैनीटॉल। तो चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह जो आप पीते हो तो दोस्तों ये मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आप यदि चाय पियो, अब तो बार बार में आपको सूसू लगेगा, आपको टॉयलेट आएगा बार बार में, ठीक है ना? आता है ना? बिल्कुल। तो ये इसी प्रकार से होता है। आप चाय कम पियोगे, आपके टॉयलेट वगैरह की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है गंधक। क्या हो जाएगा? गंधक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पानी में घोले जाने पर मतलब हिसिंग की आवाज़ पैदा करता है? तो यदि आप पानी लोगे और पानी में आप डाल दीजिए तो किसकी आवाज़ आएगी? इसिंग की आवाज़ आएगी। तो चूना पत्थर को यदि आप डालते हो दोस्तों, आप जो है पुताई करते हो, एक छोड़ो, आप तो पुताई करते हो तो आप जैसे चूना डालते हो पानी में तो कैसी आवाज़ आती है? सी यानी कि इसिंग की आवाज़ आती है। बिल्कुल जैसे उसमें कुछ हो रहा हो, हरकतें हो रही हो, उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा ना, किया भी होगा आपने ऐसा काम, ऐसा प्रैक्टिकल तो किया होगा ना लाइफ में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार गोल्डन राइस में प्रचुर है। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जो तैयार गोल्डन राइस है, इसमें क्या प्रचुर मात्रा में है? तो इसमें बीटा कैरोटीन व लोहा है। क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन व लोहा इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
कोलाइड, कोलाइड क्या है? कोलाइड एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी और विषमांगी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। जैसे समांगी, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे आप पानी में क्या करो, नमक घोल दो, क्या करो, पानी में नमक घोल दो तो आपको पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। समांगी मिश्रण कला जैसे नमक का जलीय विलयन, तो नमक आप जल में घोल देते हो तो कोई पता लगता है क्या? आप पानी में शक्कर घोल दो, क्या पता लगा सकते हो? आप देख के पता लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते ना। तो वैसे ये क्या होगा? समांगी मिश्रण। अगला बात करें यहाँ पर विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पानी में तेल, या आप जैसे कि क्या करो, शक्कर में आप क्या डाल दो, शक्कर में आप जो है आपकी चाय पत्ती डाल दो, तो अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। तो उसे ही क्या कहेंगे? जैसे पानी में तेल, तो तेल तो आपको पता है तेल हल्का होता है, ऊपर तेल आ जाएगा, नीचे पानी रह जाएगा। तो आप ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो समांगी और विषमांगी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण है। तो जो मीना माता रोग होता है इसका क्या कारण है? पारा, पारा मतलब मरकरी, मरकरी के कारण क्या होता है? मीना माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मीना माता रोग। अगला क्वेश्चन, जब डॉक्टर किसी को कहता है, जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, क्या हो गया है? टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका उपचार आज से होता है कि उसे पश्चाघात हो गया है। तो उसका आज से क्या होता है? कि पश्चाघात हो गया है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, ठीक है, पश्चाघात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है क्वेश्चन आप लोगों का? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है मित्रों? क्या होता है उसमें? उसमें होता है एमाइलोज। क्या होता है? एमाइलोज होता है। बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें एमाइलोज का बाहुल्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की आयु जो है उत्तरदायी नहीं है। तो जितने भी साइंस वाले मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको ये गैस पेपर कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं इस गैस पेपर के बारे में, क्योंकि ये गैस पेपर है जो आपकी बहुत काम आने वाला है। ये गैस पेपर जो है आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की, बताइए, विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा नाम क्या है? तो आपको CPL का जो CFL होती है आप लेके आते हो, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसकी फुल फॉर्म होती है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि LFC की फुल फॉर्म होती है। इससे विद्युत की खपत अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आप 100 वाट का बल्ब लगाते हो, लो लाल लाल दिखता है, उसके कंपैरिजन में इसकी जो है विद्युत खर्च जो है, खपत जो है कम होती है, इसलिए आज इसका उपयोग हो रहा है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका जवाब होगा विटामिन को। सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण करणीय है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि जिसका गठन मतलब जो खत्म हो जाता हो? पारा, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये हमेशा पर्यावरण में रहते हैं। जबकि रबर जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है।
अजैव निम्नीकरण, तो वह मतलब ख़त्म नहीं होता, पॉलीथीन वगैरह ये हो गया। रबर ये ख़त्म हो जाता है मित्रों, क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि पॉलीथीन का उपयोग कम करो। क्या करो, पॉलीथीन का उपयोग कम करो। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है? तो आपके नाखून, आपके नेल्स में जो और आपके बाल इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो कीरेटिन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कीरेटिन प्रोटीन होता है, कीरेटिन। अगला क्वेश्चन होगा अपने लिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही अच्छे लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा एक बार। बहुत मोटे व्यक्ति में यदि मोटापा नितंब की अपेक्षा अधिकतर पेट के आसपास है तो उसे किसका सबसे ज़्यादा खतरा है? यानी कि उसका शरीर तो मोटा नहीं है पर ज़्यादा क्या है, मोटापा व्यक्ति तो है पर मोटा उसका जितना ज़्यादा शरीर नहीं है उतना ज़्यादा पेट के आसपास का मोटापा है, तो सबसे ज़्यादा क्या खतरा होगा? खतरा होगा मधुमेह, डायबिटीज़ का वो शिकारी हो सकता है, उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये दोनों काम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 वो 2, मधुमेह और उच्च रक्तदाब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग लिया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को, किसको? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना तो चिपकाने वाली कढ़ाई में के निर्माण में किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित बहुलकों से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। किस बहुलक का? टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो पानी में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट के रूप में पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम हो जाएगा। गैमेक्सेन का जो रासायनिक नाम है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट करती है क्योंकि इसमें क्या होता है? अम्ल वर्षा जो है वनस्पतियों को नष्ट करती रहती है। साथ में नदियों में चले जाए तो इससे मछलियाँ वगैरह को और जलीय जंतु जो भी है उनको खतरा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। किसके कारण होती है दोस्तों ये अम्ल वर्षा? तो सल्फाइड ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड जो अम्ल होते हैं इनकी अधिकता के कारण जो है ये वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तर पर प्रदूषित जल में BOD मान होता है। तो BOD का जो मान होता है वो क्या होता है? उच्च स्तर प्रदूषित जल में 17 ppm या अधिक, यानी कि 17 ppm या अधिक। ppm की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको याद रखना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। सही है। कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ये भी सही है। दोनों तो सही है। क्या दोनों व्याख्या करते हैं? बिल्कुल सही व्याख्या भी करते हैं दोनों आपस में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ये होगी 200 से 280 नैनोमीटर में, ठीक है। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 200 से 280 नैनोमीटर में। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो कृत्रिम शर्करा कौन सी है? एस्पार्टम।
कौन सी है? निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो एस्पार्टम कृत्रिम शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? द्रवित पेट्रोल गैस का दहन। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 होता है? 4s1 3D10 4s1 है। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D10 4s1 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा तांबा का। क्या हो जाएगा? तांबा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। क्या हो जाएगा? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है। तो लंबाई एल के क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपको याद रखना है कि जो है लंबाई के जो है अनुक्रमानुपाती, समानुपाती मतलब अव्युत्क्रमानुपाती होता है इसके एरिया के। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उसको एक समान वोल्टेज प्राप्त हो। घरेलू जो विद्युत युक्तियाँ हैं उनको किस प्रकार संयोजित किया जाता है? उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, इसे इस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी ऐसी जनित डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर है। तो क्या है? ऐसी जनित में सर्पी वल्ले होते हैं। ऐसी जनित में क्या होते हैं? सर्पी वल्ले होते हैं, जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होते हैं। ऐसी धारा कैसी आती है? ऐसे आती है, जबकि डीसी कैसे आती है? ऐसी सीधी आती है। ये भी याद रखना। यहाँ पर बता रखा है, ऐसी जनित में धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है, यानी कि 1 0 -1। ठीक है, ऐसे समझ लो। जबकि इसमें सीधा क्या चलेगा? 0 ही चलेगा। डीसी जनित में धारा की दिशा एक ही रहती है, ऐसे चल रही तो ऐसे रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो किस पद्धति से किए गए हैं? पराजीनी तकनीकी द्वारा। किसके द्वारा? पराजीनी तकनीकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? यानी कि ये लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका पिता से आने वाले XY गुणसूत्र से होता है। माता में तो केवल क्या होता है? XX होता है। माता में क्या होता है? XX होता है। केवल पिता में क्या होता है? XY होता है। इससे पिता से पता लगता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। माता इसकी तरफ से कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रकार यहाँ पर चित्र भी बना रखा है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि असोर्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? तो किस आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? 9:3, 3:1। ठीक है, 9:3, 3:1 इस प्रकार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, कोई कण एक समान चाल v से त्रिज्या r के एक वर्ताकार पथ में गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आलेख उसके त्वरण यानी कि ए का सटीक निरूपण करता है? तो कौन करता है? तो ये जो है सटीक निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। हम जानते हैं कि A = V/R, तो ये आपका क्या हो जाएगा? A समानुपाती L/R। तो आरेख परवलयकार होगा। तो आरेख कैसा होगा? परवलयकार होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए।
ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए गैस पेपर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए और आप लोगों का भला हो जाए। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे मेरे से बहुत देर से कि सर आप वीडियो बनाओ साइंस का, अभी होम साइंस वाले भी बोल रहे हैं। अब उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा, अभी कह नहीं सकता पर कोशिश तो पूरी करूँगा कि उनके लिए भी 1-2 पेपर कैसे न कैसे करके मैं अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। ताकि वो विद्यार्थी भी कम से कम उनको विश्वास रहे कि हरिओम सर अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो लेके आए हैं, ठीक है ना। वैसे जीके तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इनका ये भी करवा दूँ, एक्स्ट्रा हो जाए तो मज़ा आ जाए इनको, ठीक है। तत्वों का कौन सा संयोजन आयनिक यौगिक बनाएगा? तो आप बताइए यहाँ पर तत्वों का कौन सा संयोजन आयनिक यौगिक बनाएगा? तो आयनिक यौगिक कौन सा बनाएगा? तो केवल यहाँ पर जो है ये वाला बनाएगा, Mgz इसकी जो है 12 है, और यहाँ पर क्लोरीन तो ये बनाएगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है आपका बनाएगा। तो ये आपको राइट आंसर जाएगा, आयनिक यौगिक बनाएगा। तो केवल तीसरा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर यही बनाएगा केवल, यहाँ पर अच्छे से समझा भी रखा है आप लोगों को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए हैं? तो GIS जो है शब्द होता है उसमें जो जी है वो जी का मतलब क्या है? तो जी का मतलब है जियोग्राफिक। क्या है? जी का मतलब होता है जियोग्राफिक। GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप GIS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और कभी भी आई का सब पूछा जाए, कभी एस का पूछा जा सकता है। तो आप GIS की फुल फॉर्म ही याद कर लो, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जी का मतलब होता है जियोग्राफिक शब्द को प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए। और अब शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगी तो उसमें आपको GK मिलेगी। ऊष्मा गति की प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्ण विनिमय नहीं होता क्या कहलाती है? बताइए। उष्ण गति की प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्ण विनिमय नहीं होता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो? रुद्रोष्म। क्या कहलाती है? रुद्रोष्म कहलाती है, रुद्रोष्म प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिएगा। एक यौगिक X2O3 में बार के आधार पर X का परमाणु द्रव्यमान क्या है? बताओ, आप बताएंगे। एक यौगिक X2 है तो X का आपको जो है परमाणु द्रव्यमान, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान बताना है। तो क्या हो जाएगा? 52 ग्राम प्रति मोल। क्या होगा? 52 ग्राम प्रति मोल। कैसे निकालोगे? तो X2O3 यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 31.58% है। तो X की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? 100 में से 31.58 को निकालेंगे तो क्या आएगी? 68.42। माना X का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? X है। तो चूंकि यहाँ पर ये जो आप सूत्र देख सकते हो 2x/2x + 48 × 100 इजिकल टू ये 68.42। आप इसे सॉल्यूशन करेंगे और X की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 52। कितनी आएगी? 52 ग्राम मोल पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ अवयवों में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? बताइए। परिपथ अवयवों में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? कौन सा है सक्रिय घटक? ट्रांजिस्टर। कौन सा है? ट्रांजिस्टर है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियाँ हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया जा गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापियों में समान हो तो वह तापमान क्या होगा? यदि दोनों में समान है तो वह तापमान क्या होगा? -40 डिग्री होगा। क्या होगा? -40 डिग्री ये होगा। तो ये समान होगा दोनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड पर लगा बल F जिसकी डायरेक्शन ये है, आपको दिख रहा है 6i कैप -8j कैप + 100k कैप द्वारा, ये क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है, सदिश राशि है।
निरूपित किया गया है जो उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। पिंड का जो है मास क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान होगा 10√2 किलोग्राम। तो आप इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है कि यहाँ पर जो ये समीकरण है, आप इसका जो है क्या करेंगे, इसका आप 12 अंक मतलब इसको क्या कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं मोड, इस मतलब इसको आपने जो है एक नॉर्मल संख्या मान लेंगे। नॉर्मल इसको क्या करेंगे दोस्तों, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, थोड़ी देर, ठीक है, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। इसको तो इसका क्या हो जाएगा एफ, इसका मतलब इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा लगा देते हैं तो अपन, ठीक है ना। आपको तो पता होगा, याद आ गया हो आपको तो अच्छी बात है। इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट और फिर इन सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट कर दो, ये रूट कर दो आप, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल इनको जोड़ेंगे 36 और 64 100 और ये 100, तो रूट 200 हो गया। तो रूट 200 को आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करो 20 या अलग 20 लिख लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है, सीधा सा सिंपल है। 2 × 100 कर लो, तो कितना होता है, ये भी 200 होता है। 100 का वर्गमूल तो आपको पता है 10, तो 10√2 हो जाएगा। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया एकदम। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पर इसी प्रकार दूसरा रूल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, दिया गया है A = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से F = ma, तो m निकालना है, तो F/a, तो आप सीधा क्या करोगे, ये दूसरा नियम है 10√2/1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10√2 किलोग्राम। दोस्तों आपको ये आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया है। यदि यहाँ पर जो त्वरण की वैल्यू है वह यहाँ पर 2 दी होती, तो यहाँ पर क्या आ जाता 5√2, ठीक है, तो ये आ जाता, तो ये आ जाता आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्मर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने से रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है। तो बताइए आप सभी लोग, बर्मर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने से कैसे रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है। तो आप लोग बताएंगे इसका कारण। इसका कारण है बर्मर का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक सार है, उसे निष्क्रिय कर देता है। यदि आपको अम्ल को निष्क्रिय कराना है तो सार डाल दो, सार को निष्क्रिय कराना है तो अम्ल लगा दो, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित मतलब उदासीकरण की प्रक्रिया हो जाती है ना, दोनों मिलेंगे तो। निम्नलिखित समीकरण में उपचारक क्या है, उपचारक नहीं, उपचायक। उपचायक कौन सा है आपको बताना है। तो उपचायक है HaSO2, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा HaSO2 आपका हो जाएगा उपचायक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो स्त्री जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, स्त्री में जो जनन तंत्र होता है उसका भाग नहीं है मूत्र मार्ग, जबकि फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है, बस मूत्र मार्ग जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए सर्वाधिक संभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए सर्वाधिक संभावित है, तो वो हो जाएगा CH3 होल CH2 होल ट्वाइज, होल कितना है 12, CH2 होल 12 COONA, तो ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक साबुन के लिए संभावित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अर्थात इसी सूत्र को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे C13, कैसे, क्योंकि ये 12 यहाँ पर इसके भी आएगा, तो कितना 12 और 1 13, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 को सीधा गुणा करो इससे, ये 2 है ना, यहाँ पर ये गुणा करना पड़ता है, तो 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो H27 COONA, ये तो एक अलग से ही हैं। तो ये आप इस प्रकार भी आप इसकी श्रृंखला लिखी आप मिल सकती है आप लोगों को, तो ये आप देख सकते हैं। तो किस टाइप का लवण है, सोडियम या पोटेशियम लवण कार्बोक्सिलिक, जो ये सोडियम, ये क्या है, ये पीछे वाला जो है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, सोडियम और पोटेशियम दो अलग अलग होते हैं ना। किसी गैस के एक नमूने को दीप्त स्लिप्ट की उपस्थिति में उसके व्यवहार के आधार पर पहचाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न तो स्वयं जलेगी न स्लिप्ट के जलने का कारण बनेगी, तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए, तो इस अभिक्रिया पर विचार करना है आप लोगों को, इस अभिक्रिया पर विचार करना है।
जब इस समीकरण को पूर्णांक गुणांकों का उपयोग कर संतुलित किया जाता है तो y मतलब O2 का गुणांक क्या होगा, यानी कि इसको संतुलित करना है, फिर आपको बताना है कि O2 का गुणांक क्या होगा, YO2 का गुणांक क्या होगा। तो इसका गुणांक होगा दोस्तों 9। क्या हो जाएगा 9। तो आप इसे संतुलित कर सकते हैं। इसका गुणांक हो जाएगा y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा 9। तो क्या हो जाएगा 9O2। ऐसे आने चाहिए समीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर इनका भी गुणांक क्या आप देख सकते हो, इसका 9 आ गया, z का गुणांक 2 है, w का गुणांक 6 है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है, तो केवल सूत्री कोशिकाएं विभाजन। क्या होगा, केवल सूत्री कोशिका का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या करता है। तो पिंड क्या करेगा, शून्य वेग गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने ग्राम MgCO3 में 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी। MgCO3 का मूल्य द्रव्यमान 84.30 ग्राम पर मोल है। तो क्या होगा 42.15 ग्राम। क्या हो जाएगा, मौलिक द्रव्यमान 84.30 ग्राम है पर मोल है, तो कितने ग्राम में जो है 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी, तो ये आपको बताना है। तो 42.15 ग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, यदि 1.0 मोल यदि 1 मोल NH3 और 1 मोल जो है आपकी अभिक्रिया है, तो आपको बताना है, जी का मतलब गैस है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर समीकरण दे रखी है को पूरी होने तक जारी रखा जाता है तो क्या होगा, सारी O2 उपमुक्त हो जाएगी, उपमुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो O2 क्या हो जाएगी, उपमुक्त हो जाएगी सारी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक साइक्लोट्रॉन m द्रव्यमान q आवेश वाले कणों को त्वरित करता है। निर्गत होने वाले कणों की ऊर्जा किसके अनुपात में है। तो किसके अनुपात में है वो ऊर्जा, वो बताना है, Q/m²। क्या हो जाएगा, Q/m² के अनुपात में होगी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तीन द्रवों के घनत्व D2D 3D है। यदि तीनों द्रवों के समान आयतन मिलाए जाए तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो परिणामी जो मिश्रण है उसका घनत्व क्या होगा, 2D होगा। क्या होगा मित्रों, 2D होगा। तो आप 2D होगा, आप याद रखिएगा, तो ये आपके लिए है, ठीक है, 2D होगा। परिणामी मिश्रण तो कैसे निकालोगे, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन। तो कुल द्रव्यमान जो है M1 M2 M3 है और इनका जो कुल आयतन है वो सब में DD है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं, तो ये आपका 2D आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवर्ती, स्त्रियों में जो रजोनिवर्ती के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। यानी कि जो उनकी महिलाओं की जो महीना आता है, रजोनिवर्ती आती है, उसके पश्चात निम्न से कौन सा हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका जो है उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोनरी धमनी बाईपास, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में से जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो वह क्या होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है यदि जल का pH, तो बताइए, नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है यदि जल का pH क्या है, 7 से कम है। 7 से कम है तो वह अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय, और 7 है तो वह उदासीन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई होती है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है पृष्ठ तनाव की इकाई होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता,
सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन होगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म किस परियोजना के संदूषण से उत्पन्न होता है? बताना है आपको। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस परियोजना के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रिडियम के क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रिडियम के कारण होता है। दोस्तों ये थोड़े बायोलॉजी के क्वेश्चन है ना, तो इनमें थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए समझ चाहता हूँ इस चीज़ की। तो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? यानी कि जो एसिड रेन मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण होती है। और इसका भी क्या कारण है? जीवाश्म ईंधन यानी कि जो दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 बनते हैं। वर्षा के समय ऑक्साइड जल से प्रक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तो HNO3 बना देता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जिससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। अम्ल वर्षा में उपस्थित रसायनों के कारण पेंट का रंग, पुलों के ढांचे में प्रयुक्त इस्पात तथा पत्थर की इमारतें को क्षति पहुंचती है। साथ में जो फसलें वगैरह होती है और नदी में जीव जंतु होते हैं उनको भी इससे क्षति पहुंचती है। जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जर्मन सिल्वर में जो चांदी का प्रतिशत होता है वो 0% होता है। पर बहुत सारे लोग हैं ना 0 नहीं लगाते, क्योंकि सब जानते हैं कि जर्मन सिल्वर तो सिल्वर आ रहा है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, और यहीं गलती कर बैठते हैं लोग। तो आपको याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का जो प्रतिशत होता है वह 0 होता है। रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो रूबी का लाल रंग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है किस संधि में अस्थि को 360 में घुमाया जा सकता है? किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? कंदुक खलिका संधि। क्या होगा? कंदुक खलिका संधि। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं? एंट्रोपी। क्या कहते हैं? एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं एंट्रोपी। अगला क्वेश्चन है कपूर के सीधे वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो कपूर होता है वो ठोस होता है, ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है किसी सतह द्वारा परावर्तित आयतित आतपन समानुपात को किस पद द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसी सतह द्वारा परावर्तित आतपन समानुपात को किस पद द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं? सीवती यानी कि एल्बिडो के द्वारा, सीवती के द्वारा करते हैं। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का जो है सांद्र घोल होता है, गाढ़ा घोल होता है। NaCl का सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सांद्र घोल होता है। अगला क्वेश्चन है जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो आप प्रयोगशाला सहायक की तो एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रयोग करोगे, चाहे केमिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हो, तो जो है आप जो है उसमें जो रखने वाले हो, तो वह जो उपकरण होंगे प्रयोगशाला के, पिपेट वगैरह, तो ये सारे किस कांच के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पायरेक्स कांच के। किसके? पायरेक्स कांच के। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? यानी कि ताजमहल का जो रंग है वो बदरंग होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। एक विद्युत बल्ब का तंतु 0.5 एम्पियर की धारा को 20 मिनट के लिए खींचता है,
परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है? तो कितनी है इस विद्युत आवेश की मात्रा? 600 कूलाम। क्या है? 600 कूलाम होगी। ठीक है, इसे ज्ञात करने का सूत्र भी है Q इजिकल टू आई टी। Q इजिकल टू आई टी। आई की वैल्यू, एम्पियर की वैल्यू कितनी? 0.5 और इसकी धारा की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, इंटू 60। 20 मिनट है, आपको सेकंड में करना है तो सेकंड में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने आ जाएगी? 600 कूलाम। ठीक है, तो आपको सिंपल भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ताप T, समय T स्मॉल t, ताप जो है T कैपिटल T, समय स्मॉल t का आलेख दर्शाया गया है। जब नेप्थलीन के एक टुकड़े को तापित करना आरंभ किया जाता है, वक्र के प्लेटो स्थिरांक पर ताप T स्टार सूचित करता है। तो टी स्टार क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है दोस्तों आपको नेप्थलीन का गलनांक। टी स्टार जो है क्या करता है? नेप्थलीन का गलनांक सूचित करता है। अगला क्वेश्चन होगा, ओम नियम को किसके लिए एक पृथक प्रकथन के रूप में भी लिया जा सकता है? तो ओम का जो नियम है किसके लिए एक प्रकथन के रूप में भी लिया जा सकता है? तो ये लिया जाता है ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के लिए लिया जाता है, ऊर्जा संरक्षण के लिए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील है। मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील है और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। पानी में डुबोने पर लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी। इसका क्या कारण है? तो हम जो है एक लोहे की गेंद ले रहे हैं उसी वजन की और एक जो है कील ले रहे हैं, तो जो है कील डूब जाएगी। क्या कारण है? दोनों के आकार के कारण कील की अपेक्षा गेंद पर उत्प्लावन बल यानी कि बायंट फोर्स अधिक होता है। तो बायंट फोर्स के कारण जो है ये गेंद तो तैर जाएगी पर कील नहीं तैरेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में से किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में से कभी उत्सर्जित नहीं होता? निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में से कभी उत्सर्जित नहीं होता? तो क्या उत्सर्जित नहीं होता? एमिनो अम्ल जो है उत्सर्जित नहीं होता। अगला क्वेश्चन होगा, कपड़े के एक टुकड़े पर धब्बे हटाने के लिए 3 प्रकीर्णों लाइफेस्ट, ट्रिप्सिन, एमाइलेज के घोल तैयार किए गए। इन तीनों प्रकीर्णों घोलों में से केवल लाइफेस पूरी तरह धब्बे हटा पाया है। ये इस बात का सूचक है कि धब्बे पड़ने का कारण है तेल था। क्या हो जाएगा उसका कारण? यहाँ पर तेल था, इस कारण लाइफेस हटा पाया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे सभी को पता है, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की याद रखना। आप तो कभी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का मूल कण है, इस पर इकाई ऋणावेश होता है। क्या होता है? इस पर हमेशा ऋणावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत समारोह हॉल की छतें साधारण वक्र होती है क्योंकि? किसी संगीत समारोह का जो हॉल होता है उसकी छतें क्या होती है? वक्र होती है, क्योंकि वह शोर का अवशोषण कर सकती है। वह क्या करती है? शोर का क्या कर सकती है? अवशोषण कर सकती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें अक्सर एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। बालों पे क्या होता है? स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तन काल होगा इसके प्रारंभिक मान से 2 के गुणज बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल इसके प्रारंभिक मान से 2 गुणक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? आप देखो, ये रहा दोलन का सूत्र। तो T इजिकल टू 2 पाई रूट L/G। तो लंबाई जो है 4 गुना बढ़ाने पर, तो लंबाई को हम क्या करते हैं? 4 गुना बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर T इजिकल टू 2 पाई रूट 4L/G
जी, आई नहीं है, ये एल है, लेंथ है, ठीक है ना, याद रखिएगा लेंथ है। 4L बढ़ा दिया अपन ने अपॉन जी, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गए, तो कितना हो गया, ये हो गया। तो क्या बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी। 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ेगी, क्योंकि रूट में है ना वैल्यू, तो 2 गुना, 4 गुना बढ़ाओगे 2 गुना बढ़ेगी। तो ये याद रखना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठन के रूप में, संगठक के रूप में, क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है। तो क्या पाने के लिए किया जाता है, हरा रंग पाने के लिए। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, एक फ्लास्क में स्थित 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पादित करते हैं, वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। फ्लास्क में स्थित अभिकारक कौन से हैं, तो पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। तो फ्लास्क में स्थित जो अभिकारक है वह कौन से होंगे, तो होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ये दोनों होंगे, MgCO3 और HCl। तो ये क्या करेंगे, MgCl2 और प्लस H2O प्लस CO2 बनाएंगे। इस प्रकार ये चूना होगा, CaOH वोल्टाइज, फिर इसमें कांटा इसमें मिलेगी तो फिर वापस ये बन जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ लीजिए। पादप उत्तक हरित उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप उत्तक हरित उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित उत्तक, पादप उत्तक हरित उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा, ये खम्भ और स्पंजी, ये खम्भ और स्पंजी पर्णमध्य द्योतक द्वारा बनता है। ये मृदुतक का एक रूप है जिसमें हरित लवक होता है। और यहाँ पर आपका ये दोनों सही होंगे, 1 और 2, और सारे गलत है। तो 1 और 2 कथन सही है। तो दोस्तों मैंने आपको ये करवा दिया। और यदि आप ये PDF लेना चाहते हो, ये PDF लेना चाहते हो तो मैं आपको एक टेलीग्राम देता हूँ जिसमें आपको मिल जाएगी स्टडी IQ अकेडमी, स्टडी IQ अकेडमी में PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है, स्टडी IQ अकेडमी। तो ये टेलीग्राम है स्टडी IQ अकेडमी नाम से, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप स्टडी IQ अकेडमी। ये देख लेना नाम स्टडी IQ अकेडमी, 12,800 फॉलोवर है वहाँ पर, 12,800 फॉलोवर है, देख लेना 12,800 फॉलोवर किस में, उसे ज्वाइन कर लेना। स्टडी IQ अकेडमी आप जो है टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए, वहाँ पर जो है ये PDF मिल जाएगी। आप लोगों को इस PDF का इंतज़ार है, मुझे पता है, तो आप वहाँ से PDF ले लेना। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई। आप लोगों के लिए कल भी जो है मैं मॉडल पेपर लाऊंगा ये। और इससे पहले यदि आपने GK का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं 6 मॉडल पेपर डाल चुका हूं अब तक। और वेरी इंपॉर्टेंट MCQ की जो वीडियो है राजस्थान GK का एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए आप हमारी जो राजस्थान GK की सीरीज़ है उसे ज़रूर देखें। MCQ बेस में हमने करवा रखी है आप लोगों को कंप्लीट, तो उसे ज़रूर देखना है आप लोगों को। धन्यवाद।